हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो 1 फरवरी 2023 को ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक खिलौना कार 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से सीधी रेखा में गति कर रही है और 1 मिनट के पश्चात विरामावस्था में आ जाती है, तो इसने कितनी दूरी तय की है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है 60 सेंटीमीटर 60 मीटर, और तीसरा दिया है 360 सेंटीमीटर, और चौथा दिया है 360 मीटर। तो जो मीटर मीटर में है तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे हमारे, तो बचते हैं पहला और तीसरा। तो इसमें हमारा जो फार्मूला लग जाएगा, इसमें चाल दिया हुआ है, गति दी हुई है, दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी 6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, और जो समय दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, गति की समय वो मिनट में दिया हुआ है। मिनट 1 मिनट दिया है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड होता है, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 360 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी 360 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटी गेंद का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है, परिकलित किया गया है और वायु में इसका भार 30 ग्राम है, तो यह गेंद जल में तैरेगी या डूबेगी। और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डूबेगी, आंशिक डूबेगी, तैरेगी, या उपरोक्त सूचना के अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो गेंद का जो दिया है, आयतन जो दिया वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम 25 सेंटीमीटर से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे D बराबर M/V, तो द्रव्यमान जो है आयतन यानी 30 ग्राम दिया हुआ है, फिर इसको हम 25 सेंटीमीटर से जब भाग देंगे तो हमारा जब आंसर आ जाएगा 1.2, यानी जो जल का भार होता है वो 1 होता है या 1 से कम होता है। अगर 1 से कम होता तो वस्तु जो है जल में तैरती, लेकिन 1 से ज़्यादा आ रहा है इसका आंसर, तो 1.2 आ रहा है, तो यानी जो है जल में ये डूब जाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डूबेगी, तो ये जो वस्तु है जल में डूब जाएगी, यानी जल का भार 1 ग्राम होता है, ये 1 ग्राम से ज़्यादा है यानी 1.2 है, तो इसलिए ये वस्तु जो है जल में डूबेगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्ब में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है। तो पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, सेकंड ऑप्शन है निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, थर्ड ऑप्शन है हमारा निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, फोर्थ ऑप्शन है हमारा उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी जो बल्ब के तंतु होते हैं उसमें उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक यानी उच्च रजिस्टिविटी हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी वो हाई होती है। तभी तो जो है जो बल्ब है वो जल जाता है, लाइट देने लगता है। यानी बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतिरोध बहुत हाई होता है, यानी रजिस्टिविटी उसकी जो है बहुत हाई होती है, जिसके कारण वो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, और प्रतिरोध जो है ऊष्मा के मात्रा के समानुपाती होता है। फिलामेंट बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, तेज गर्मी के कारण फिलामेंट जो है चमकने लगता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, यानी हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट, हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन कारण से प्रश्न है हमारा। अभिकथन हमारा दिया है ऊंचाई पर जल क्वथनांक निम्न हो जाता है। कारण दिया हुआ है ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास होता है। तो जब भी हम पहाड़ी इलाके में या ज़्यादा ऊंचाई क्षेत्र में जाते हैं, तो ऊंचाई क्षेत्र में हम जब जल या कोई चीज़ खाना पकाते हैं तो वो जो यहाँ का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज़ गर्म होती है, तो वहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही गर्म होने लगती है, यानी उसका जो क्वथनांक होता है ऊंचाई पर जाने पर निम्न हो जाता है। तो ये तो हमारा अभिकथन सही है। और कारण दिया ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास होता है। तो ऊंचाई पर जब हम जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो निम्न हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो इसका भी कारण जो है वो भी सही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं नीचे ऑप्शन क्या दिया है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा अभिकथन सही भी है, यानी ऊंचाई पर जाने पर जो जल है उसका क्वथनांक जो है तो वो कम हो जाएगा, और जो कारण दिया वो भी सही दिया हुआ है, यानी उसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, यानी कम हो जाता है।
यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ध्वनि सभी माध्यमों से संचरित होती है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कुछ कंपन करती हुई विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन है हमारा कंपन का जितना उच्च आयाम होता है उतनी ध्वनि प्रबल होती है। और सी डी दिया है कंपन की जितनी आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होगी। तो इसके दिया है बी सी डी या ए सी डी। तो इसको देख लेते हैं हम। जो ध्वनि होती है ध्वनि सभी माध्यमों में संचरित होती है। तो ध्वनि जो है ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है, तो इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं संचरित होती है और बाकी ठोस द्रव गैस यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में संचरित होती है। और सेकंड ऑप्शन है हमारा कुछ कंपन करती हुई विशिष्ट वस्तुओं से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, नहीं केवल विशिष्ट वस्तुओं से ही नहीं उत्पन्न होती, इसलिए बी ऑप्शन जो है हमारा कट जाएगा। और सी हमारा है कंपन का जितना उच्च आयाम होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है, ये भी सही है। यानी जितना आयाम ऊंचा होगा उतना हाई प्रबल होगा। और जो आवृत्ति होती है जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज़्यादा उसका तारत्व होगा। तो इसमें दिया हुआ है जितने उच्च आवृत्ति होगी ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होगी। यानी आवृत्ति से मतलब है तारत्व ऊंचा, आवृत्ति ऊंची होती है तो आवाज़ पतली होती है और यदि आवृत्ति और तारत्व कम होता है तो आवाज़ जो है वो मोटी होती है। जैसे शेर की दहाड़ जो होती है उसमें आवृत्ति और तारत्व दोनों ही कम होगा और आज इसमें आवृत्ति और तारत्व ज़्यादा होगा, यानी जो मच्छर की भिनभिनाहट की आवाज़ वो होगी आवृत्ति ज़्यादा और तारत्व ज़्यादा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, यानी ए सी डी हमारा सही है। बी जो है वही हमारा गलत है, यानी सिर्फ विशिष्ट वस्तुओं में ही ध्वनि उत्पन्न नहीं होती बल्कि सभी माध्यमों में संचरित होती हैं। तो इसलिए ए सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए सी डी हमारा तीसरे ऑप्शन में दिया है, हमारा राइट आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो आभासी प्रतिबिंब सर्वदा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा या सीधा हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब भिन्न साइज का हो सकता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का हो सकता है। तीसरा है आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, यानी आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर लिया नहीं जा सकता जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर हम ले सकते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। फोर्थ में क्या था इसको भी देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर ली जा सकती है, ये तो गलत है, इसका अपोजिट दे दिया, इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित को पहचानिए। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर वह बल लगाती है। बी है किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर बल कार्य करता है और अस्पर्शी बल बताना है। तो ए बी सी दिया है, इसमें ए बी सी तीनों क्या है वो हमें बताना है। तो प्रत्येक वस्तु पर अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगाती है तो वो हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। और किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल कार्य करती है बल जो है तो वो हो जाएगा हमारा दाब हो जाएगा। और अस्पर्शी बल क्या होता है, यानी चुंबकीय बल जो होता है वो अस्पर्शी बल होता है। इसलिए जो हमारा इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसका दूसरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दाब चुंबकीय बल ये तीनों हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहचानिए कि कौन एक भोज्य परिरक्षक नहीं है पूछा है, यानी इसका तीन जो है भोज्य परिरक्षक है और एक नहीं है। तो देख लेते हैं कौन नहीं है। तो सोडियम बेंजोएट तो है और सोडियम मेटासल्फाइड भी है और सोडियम क्लोराइड भी होते हैं, ये भोज्य परिरक्षक होते हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। इसमें नहीं पूछा है तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट जो है वो भोज्य परिरक्षक नहीं होते, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो देख लेते हैं कौन से भी रिएक्टिविटी सीरीज से दिया हुआ है, यानी कम अभिक्रियाशील धातु और उच्च अभिक्रियाशील धातु। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसमें जो है अभिक्रियाशील की जो श्रेणी है उसको हमें याद करनी, जब हमें याद होगा तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसमें हम बता देते हैं ऊपर से नीचे तक
ऊपर जो होते हैं, जितने होते हैं धातु, वो जो है उनकी रिएक्टिविटी सीरीज यानी अभिक्रियाशीलता उच्च होती है, और जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, उनकी जो है अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है, यानी घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? पोटेशियम में, फिर सोडियम में, फिर कैल्शियम में, फिर मैग्नीशियम में, फिर एल्युमिनियम में, फिर जिंक में, फिर आयरन में, फिर लेड में, फिर हाइड्रोजन में, फिर कॉपर में, Hg में यानी मरकरी, फिर Ag यानी गोल्ड, फिर Au, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लैटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज यदि हम याद करेंगे तो इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, और हाई कोर्ट है आपका, यानी केदार का मतलब पोटेशियम हो गया के, और सोडियम का मतलब केदारनाथ हो गया, और कैल्शियम मतलब का, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्युमिनियम, जिंक मतलब ज़रा, और फीका मतलब आयरन, पकाता मतलब लेड, है मतलब हाइड्रोजन, और फिर कॉपर। इसी तरीके से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में जो होगा उसकी जो है रिएक्टिविटी सीरीज सबसे कम होगी, और सबसे हाई सबसे ऊपर वालों की होगी। तो सबसे ऊपर कौन है? तो इसमें हम देख लेते हैं कौन संभव नहीं है। तो जो अभिक्रियाशील सबसे ज़्यादा होगी तो वो अपने से कम वाली को अभिक्रियाशील करके वो हटा देगी। इसमें हम देख लेते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं, सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा है तो मैग्नीशियम को हटा देगी, यानी अभिक्रिया हो सकती है। तो देख लेते हैं हम सोडियम कहाँ है। सोडियम हमारे दूसरे नंबर पर है, और मैग्नीशियम हमारे 4th नंबर पे है, इसलिए इसको हटा देगा तो ये रिएक्टिविटी सीरीज तो हो जाएगी, संभव हो जाएगी, यानी रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा है। तो मैग्नीशियम को देख लेते हैं, मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा है या कम है? तो मैग्नीशियम यहाँ आता है और कॉपर ये लास्ट में आता है, तो इसलिए कॉपर को ये है अभिक्रियाशील कर देगा, तो ये भी हमारा कट जाएगा। और जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा होता है, जिंक कहाँ पे है? यहाँ पे है, और कॉपर सबसे नीचे आता है, इसलिए इसमें भी अभिक्रिया हो जाएगी, तो इन तीनों में हो जाएगी। और कॉपर जो है आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है? नहीं, कॉपर जो है वो लास्ट में आता है, और जो हमारा आयरन है वो पहले ही आ जाता है। तो यानी इससे बड़ा यानी कौन हुआ? आयरन हुआ। तो आयरन कॉपर को अभिक्रियाशील कर सकता है, उसको कर सकता है, बट जो कॉपर है वो आयरन को नहीं हटा सकता, इसलिए हमारा यही जो है रिएक्शन गलत दिया हुआ है। इसी में जो अभिक्रिया है रिएक्शन संभव नहीं होगी, तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। तो इसमें नीचे भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं। नीचे ऑप्शन जो है नीचे दिया है ए और बी, ए और सी, केवल सी या केवल डी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, कॉपर जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो यही जो है अभिक्रिया नहीं होगी, रिएक्शन नहीं संपन्न हो पाएगी, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। तो इसलिए 4th ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा, यानी केवल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तत्व दो भिन्न ऑक्साइड ए और बी बनाता है, दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन गंधहीन एवं गैस है। ए मानवों के लिए हानिकारक है और बी एक हरित घर गैस है। तो पहचानिए ए और बी क्रमशः कौन सी गैसेस हैं। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन हम, पहला है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें पूछा है मानवों के लिए हानिकारक गैस ए है, और एक हरित गैस जो है वो बी है। तो मानवों के लिए जो हानिकारक गैस हो जाएगी वो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, और जो है हरित गृह होगी गैस जो है जो तापमान को बढ़ाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर जो है हमारा वो 4th इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है। तो देख लेते हैं, केवल भौतिक परिवर्तन पूछा है। तो पहला है हमारा लोहे का जंग और आइसक्रीम का पिघलना। तो आइसक्रीम का पिघलना तो हमारा भौतिक परिवर्तन है, बट जो लोहे में जंग लगना वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए हमारा कट जाएगा। केवल ये भौतिक परिवर्तन पूछा है। और सेकंड है हमारा आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना। तो इसमें दोनों जो है भौतिक परिवर्तन है, तो राइट आंसर जो है वो हमारा
सेकंड ही राइट हो जाएगा। नीचे भी देख लेते हैं। ब्रेड रोटी का जलना, तेल का उबलना, तो ब्रेड रोटी का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है और ये भी हमारा कट जाएगा। और रोटी ब्रेड का जलना, ये भी हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है, यानी बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आइसक्रीम का जमना, कैंडी का घुलना दोनों ही भौतिक परिवर्तन है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलीएस्टर एस्टरों की पुनरावृत्ति श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक रसायन है और एक विशिष्ट फलों की गंध देता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एस्टर केवल कार्बन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन से बने होते हैं और कार्बन का श्रृंखला गुण इसकी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, H2 में दिया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी S1 और S2 दोनों सही हैं। यही हमारा S1 और S2 दोनों सही है, S2 S1 की सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर पहला ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि अमोनियम क्लोराइड जो एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है और सोडियम क्लोराइड को एक साथ अभिक्रिया कर गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को एक साथ हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का उदासीनीकरण हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन हो जाता है, थर्ड ऑप्शन है विघटन अभिक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को एक साथ हम गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का जो है ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी जैसे हम कपूर जलाते हैं तो उसका जो है ऊर्ध्वपातन हो जाता है, उसी प्रकार अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। हमारा राइट आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेजल के पास दो रंगहीन विलयन है जो एक्स और वाई है और एक्स और वाई में हल्दी का विलयन डालती है। तो एक्स को एक्स हो जाता है वाई, एक्स वो पीला हो जाता है और वाई जो है ईंट के समान लाल हो जाता है। तब वाई और एक्स में डालती है और लाल रंग हल्का होना आरंभ हो जाता है। तो एक्स और वाई की प्रकृति विषय में निष्कर्ष निकालिए। तो हम देख लेते हैं, दो रंगहीन विलयन ली है, एक्स और वाई सेजल ने लिया है और उसने विलयन हल्दी डालती है, विलयन एक्स पीला हो जाता है इसमें, यानी एक्स में येलो कलर देता है और वाई जो है वो रेड कलर हो जाता है, यानी रेड कलर देता है। तो हम देखते हैं जब हल्दी को हम एसिड में डालते हैं तो वो पीला ही रहेगा, तो यानी ये एक्स जो है एसिड है, अम्ल है, और वाई में यानी वो रेड हो गया, तो इसका मतलब ये बेस है यानी क्षार है, वाई जो हमारा क्षार है। तो ऑप्शन चलिए नीचे देख लेते हैं। एक्स और वाई लवण, एक्स एक क्षार है, वाई एक क्षार है, एक्स सीमित सूचना के आधार पर ज्ञात नहीं है, वाई एक क्षार है और एक्स एक अम्ल है। तो हमने देखा था जो वाई है वो लाल हो जाता है, तो हल्दी का कलर जो है हमारा लाल किस में होता है? क्षार में होता है, तो इसलिए हमारा जो वाई है वो क्षार है और अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता हल्दी का, वो पीला ही रहेगा। तो एक्स जो है वो अम्ल है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारा, मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया होता है। सेकेंड ऑप्शन है, जलीय प्राणियों को उत्सर्जन के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती और छिपकली जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं। और मानव मूत्र में सामान्यतः 50% जल और 50% यूरिया होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तो मानव मुख्य रूप से उत्सर्जन में यूरिया उत्पन्न करता है। जो मानव होता है उसका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो यूरिया होता है। ये तो राइट है, यानी हमारा जो आंसर है वो पहला ही सही हो जाएगा, मिल गया है। लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। जो जलीय प्राणी होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ कोई आवश्यक नहीं, जो जलीय प्राणी होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। और जो छिपकली जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते नहीं, ये अमोनिया गैस नहीं उत्सर्जित करते, बल्कि जो छिपकली होते हैं वो उत्सर्जित करते हैं यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। यानी ये छिपकली जैसे जो प्राणी होते हैं वो यूरिक एसिड और मानव मूत्र में सामान्यतः जो 50% जल होता है वो 50% यूरिया होता है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत दिया हुआ है। जो मानव होते हैं 95% उसमें वाटर होता है और 2 से 3% यूरिया होता है और 1% अमोनिया होता है और 0.3% यूरिक
एसिड होता है। तो इसलिए हमारा 2, 3, 4 तीनों ऑप्शन हमारे गलत दिए हुए हैं। तो राइट आंसर जो है वो हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की कोशिकाओं का परीक्षण करते हुए कोई कोशिका द्रव में अनेक खाली दृष्टिगत बहुत एक से संरचनाएं देख सकता है, और जबकि कपोल कोशिकाओं की समान संरचनाएं आकार में छोटी होती हैं। एक्स स्फीति प्रदान करता है और जो कोशिका को आकार देता है, तो जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। तो एक्स अमीनो अम्ल एवं शर्करा का भंडार घर है। तो एक्स क्या हो सकता है, इसमें पूछा है एक्स क्या हो सकता है। तो हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लवक, सेकंड ऑप्शन है हमारा केंद्रक, और तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, चौथा ऑप्शन है हमारा केंद्रिका। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो रिक्तिका हो जाएगा। और रिक्तिका जो होती है वो ह्यूमन यानी जो जंतु में देखें तो जो रिक्तिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं, और जो प्लांट में देखते हैं रिक्तिकाएं उसमें जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं। और इसका जो राइट आंसर भी हो जाएगा वो तीसरा यानी रिक्तिका यानी वैक्यूल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, यानी एजर्सन रीजन से प्रश्न है। तो अभिकथन हम देख लेते हैं। अभिकथन दिया, पेंगुइनों से त्वचा पतली और कम वसा होती है। नहीं, पेंगुइन की जो त्वचा होती है मोटी होती है, और उसमें जो है वसा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। त्वचा के नीचे एक परत होती है जो वसा की परत होती है, जिससे वो पेंगुइन को ठंड से बचाती है, क्योंकि ये पहाड़ी ध्रुव क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अभिकथन तो हमारा गलत दिया हुआ है। कारण देख लेते हैं। पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे को सटकर खड़े होते हैं। तो कारण जो है वो हमारा सही दिया हुआ है। देख लेते हैं। अभिकथन जिसमें गलत होगा, कारण जिसमें सही होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि अभिकथन जो है वो गलत है। अभिकथन कारण दोनों सही, सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है अभिकथन सत्य किंतु कारण असत्य, और फोर्थ ऑप्शन है अभिकथन असत्य किंतु कारण सत्य। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो अभिकथन असत्य और कारण सत्य, हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित समुच्चय दर्शा रहा है। तो देख लेते हैं, इसको मिला लेते हैं हम। इसमें मिलान करना है हम। तो विषाणु जो होते हैं वो तो प्रजनन के लिए परपोषी होते हैं, यानी वो स्वयं से प्रजनन नहीं करते, कोई जीवित कोशिका पे अटैक करते हैं और उसी में प्रजनन करते हैं जब ये जीवित कोशिका कोई पाते हैं। तो विषाणु जैसे कोरोना हो गया हमारा, तो इसका जो है ए का मिलान हो जाएगा हमारा सेकंड से। और बी के देख लेते हैं। जीवाणु जो होते हैं औषधि के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, तो बी का मिलान जो है वो हमारा पहले से हो जाएगा। बी का जो है हमारा पहला हो गया। और सी हो जाएगा प्रोटोजोआ। इसमें से कौन होते हैं, वो अमीबा होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, प्रोटोजोइक जंतु हैं। तो इसलिए सी का मिलान हमारा फोर्थ से हो गया। और कवक जो होते हैं यानी फंगाई जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी यूनिसेल्युलर नहीं होते, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो कवक का मिलान हमारा तीसरे से हो गया, यानी फोर्थ का डी का मिलान हमारा तीसरे से हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा जिसमें होगा वही हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे उगाने के लिए दुमती मृदा का उत्तम ऊपरी सतह मृदा माने जाने के कारण की पहचान कीजिए। तो मृदाएं, एक बलुई मृदा हो गई जिसमें बालू के कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, मिट्टी के कण, और एक दुमती मृदा हो गई जिसमें छोटे और बड़े कण दोनों मात्राओं में मिले होते हैं, और जो हमारी चिकनी मृदा हो गई या मृदमंड मृदा हो गई उसमें बहुत ही महीन कण होते हैं। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। इसमें दुमती मृदा के बारे में पूछा है, उत्तम ऊपरी सतह मृदा मानने के लिए कारण पहचानिए। तो ए ऑप्शन है, इसमें सब लगभग समान मात्रा में छोटे बड़े कण होते हैं, तो ए हमारा सही हो जाएगा। बी है हमारा, इसकी जल धारण क्षमता उत्तम है, यानी मॉडरेट है इसकी जल धारण क्षमता, ना ही ज़्यादा अत्यधिक है ना ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसमें खाद ह्यूमरस है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, यह भारी और उसमें वायु थोड़ी होती है, तो डी ऑप्शन ही हमारा गलत दिया हुआ है। बाकी ए बी सी तीनों हमारा सही है। तो चलिए देख लेते हैं, तो ए बी सी किस में दिया है, ए बी सी हमारा पहले ऑप्शन में दिया है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लिंगी पुष्प का पौधा पहचानिए। गुलाब, सरसों, पिटूनिया, पपीता। तो गुलाब, सरसों, पिटूनिया जो है ये द्विलिंगी पुष्प के पौधे हैं,
और जो पपीता है वो हमारा एक लिंगी पुष्प का पौधा है, यानी दूसरा ऑप्शन पपैया यानी पपीता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन कथनों की पहचान कीजिए जो वैज्ञानिक उद्यम के विषय में सत्य हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, वैज्ञानिक अपनी समझ को सावधानी पूर्वक लिखित पत्रों, पोस्टरों और रिपोर्टरों द्वारा सार्वजनिक करते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक पुरुष हैं क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन में पुरुष बेहतर हैं। ये तो जेंडर वाइज का दे दिया है, तो बी ऑप्शन तुम्हारा कट जाएगा। सिर्फ पुरुष ही वैज्ञानिक थोड़ी ना होते हैं, महिलाएं भी वैज्ञानिक होती हैं, तो बी ऑप्शन तुम्हारा हट जाएगा। ऐसे ही सी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान एक सृजनात्मकता क्षेत्र नहीं है और वैज्ञानिक प्रकृति के विषय में कोई तथ्य स्थापित करने के लिए अनुभवजन्य आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। और डी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान के सबसे अधिक संजोए गए विचार को अस्वीकार, झुठलाया या रूपांतरित किया जा सकता है। तो विज्ञान में हम बदल कर सकते हैं, यानी उसका आविष्कार को झुठला भी सकते हैं और रूपांतरित कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। नहीं, किसी ने आज दूसरा खोजा तो उससे ज़्यादा उसके बारे में खोज लिया, तो इसलिए रूपांतरित भी कर सकते हैं। तो डी हमारा ऑप्शन भी सही लग रहा है, तो इसलिए हमारा सिर्फ क्या है, ए और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए हमारा और डी। ए और डी हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में भूतकाल की रुचिपूर्ण कहानियां प्रायः रंगीन बॉक्सों में दी गई हैं। एक कहानी ऐसी है कि जिसे अमाशय की कार्यविधि की खोज तब हुई जब चिकित्सा विलियम विमाउंट के मरीन अलेक्स सेंट मार्टिन एक बंदूक की गोली से बुरी तरह घायल हुए। विज्ञान शिक्षण अधिगम के वे कौन से उद्देश्य हैं जो उपरोक्त की पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने से पूर्ण हो रहे हैं। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार सीटेट में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। एक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास, विज्ञान की प्रकृति की समझ का विकास। थर्ड ऑप्शन है सी हमारा, इस बोध का विकास करना कि कैसे इस घटना को खोज को जन्म दिया। फोर्थ है हमारा, खेल कहानी सम्मिलित कर सामग्री का भार कम करना। तो इसमें जो है हमारा ए बी सी तीनों सही है, डी जो है वो अपना गलत हो जाएगा। तो ए बी सी हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा फोर्थ ही सही हो जाएगा, यानी फोर्थ हमारा राइट आंसर है ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई अध्यापक धातुओं अधातुओं यानी मेटल नॉन मेटल की भौतिक विशेषताओं पर विचार विमर्श कर रही है, तो से प्रारंभ करके उनकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में बताती है। उसके पश्चात कुछ धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया को दिखाने के लिए प्रयोगशाला में क्रियाकलापों की व्यवस्था करती है और ज्ञापन अधिगम क्रियाकलाप के क्रमीकरण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा। तो निगमन या प्रेरणा या निरूपण या जांच आधारित। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला सही हो जाएगा, निगमनिक है। निगमन विधि वो होती है जिसमें नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यानी निगमनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मालती ने घनत्व संप्रत्यय के शिक्षण के पश्चात पाया कि विद्यार्थियों को आर्किमिडीज का नियम समझ में नहीं आया। उसने कक्षा में कई क्रियाकलाप करने के लिए दिए, तो उपरोक्त विषय को निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम प्रकार से पूर्ण करेगी। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। एक गेंद ली और उसे ताजे जल में डाले, लवण डाले और अंतर देखे। बी है, कांच का एक खाली मग लिया और उसे जल में डुबोए और बच्चों को वायु के उठते बुलबुले देखने के दिए और विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञात करने के लिए वस्तु डूबेगी या तैरेगी। डी ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को एक खिलौने पनडुब्बी की अभिकल्पनाओं करने के लिए कहें। ई ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को एक लैक्टोमीटर अभिकल्पना बनाने के लिए कहें। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा। केवल ई ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लैक्टोमीटर अभिकल्पना बनाने के लिए कहने से थोड़ी ना हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत में उनको परिचय मिलेगा। तो इसलिए हमारा ए बी सी डी तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर जो है ए बी सी डी ए ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान पाठचर्या निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन पहला है हमारा, सैद्धांतिक नियमों को सिद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयोगों को प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। बी ऑप्शन है, एक आज्ञानात्मक उपागम द्वारा ही संप्रत्यय तक पहुंचना चाहिए। सी ऑप्शन है, व्यवसायिक शिक्षा विज्ञान के साथ सम्मिलित होनी चाहिए। डी है, सुझाए गए क्रियाकलाप एवं प्रयोगों सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों से किए जाने
चाहिए। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो केवल डी हो जाएगा। यानी सुझाए गए क्रियाकलाप को प्रयोग सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों में किए जाने चाहिए। तो राइट आंसर जो है वो हमारा केवल डी ऑप्शन फोर्थ में दिया है, तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, खुली पुस्तक प्रश्नों की भावना से संरेखित विचार या विचारों का चयन कीजिए। तो पहला विचार चयन है, यह विद्यार्थियों से मूल्यांकन का भय कम करती है, खुली पुस्तक जो है। बी ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को पुस्तक की खोज करने का पूर्ण अवसर देती है। सी ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को संप्रदाय समझ को पहचानने जानने में मदद नहीं करता है। तो सी ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, ऐसे ही नहीं करता इसमें दे दिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है, यह सभी विद्यार्थियों को सभी पुस्तकों को पूर्ण रूप से पढ़ने और याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसमें याद करने प्रोत्साहित करने के लिए दिया हुआ है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी ए और बी हमारा राइट है। मूल्यांकन को भय को कम करता है और पुस्तकों की खोज को पूर्ण अवसर देता है। तो ए और बी हमारा पॉजिटिव जो है आंसर दिया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है पॉजिटिव ऑप्शन जो है ए बी यानी पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोध सुझाते हैं कि बच्चे शरीर के अंगों को नामांकित करने के बावजूद शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को अज्ञात ही रहते हैं। उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना उपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है हमारा, शरीर के सभी आंतरिक भागों को फ्लैश कार्ड लाना और बच्चों को उन्हें प्रेक्षित करने से सहायता करना। सेकंड ऑप्शन है, मानव शरीर के जीवन आकार के चित्र बनाने एवं उन्हें नामांकित करने उन्हें उपयोग करने में बच्चों की सहायता करना। शरीर के सभी अंगों के कार्यों को समझाते हुए गृह कार्य देना। बच्चों के शरीर के अंगों के नाम याद करने के लिए कहना। इसमें सबसे सुटेबल आंसर हमारा सेकंड दिख रहा है। सबसे बेस्ट आंसर देखना है ऑप्शन, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें उपयोग कर रहा है बच्चा और सहायता टीचर दे रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा गृहकार देना, ये हमारा कट जाएगा। और केवल जो है अंगों के नाम याद कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन रट्टाफिकेशन कर रहा है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो दूसरा सही हो जाएगा। इसका जो है दूसरा ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन। दो अभिकथन दिए हुए हैं, अभिकथन ए और अभिकथन बी। तो अभिकथन ए में दिया है, संरचनावाद में शिक्षक से विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन संप्रेषित करना अनुमानित है। और अभिकथन बी में दिया है, स्वांगीकरण सामंजस्य को असामंजस्य संरचनावादी चिंतन और संप्रत्तियों की परिवर्तन का आधार है। इसका हम पहला ऑप्शन दिया, दोनों अभिकथन सही हैं। अभिकथन बी अभिकथन ए की सही व्याख्या है और दोनों अभिकथन सही हैं। अभिकथन बी अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ए सत्य किंतु अभिकथन बी असत्य, अभिकथन ए असत्य किंतु अभिकथन बी। इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो अभिकथन हमारा पहला है वो असत्य है और अभिकथन बी है वो जो सत्य है, तो इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभिकथन ए असत्य और किंतु अभिकथन बी सत्य, हमारा राइट आंसर फोर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जांच केंद्रित कक्षा कक्ष में एक शिक्षक, ये ऑप्शन है हमारा, पूर्व ज्ञान का आकलन करेगा और नए संप्रत्यों को प्रस्तावित करने के लिए उसका आधार के रूप में उपयोग करेगा। बी ऑप्शन है, ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसमें तर्कसंगत चिंतन कौशल की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है, किसी प्रश्न को उठने पर न्यूनतम प्रतीक्षा समय देगा। और डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों की भ्रांतियों को सुनेगा और उनसे अवगत कराएगा। तो इसमें जो है एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो वो हमारा है सबसे बेकार जो ऑप्शन दिया है वो सी दिया हुआ है। यानी किसी प्रश्न को उठाने या पूछने के लिए न्यूनतम प्रतीक्षा का समय देना, ये हमारा कट जाएगा। तो ए बी डी तीनों सही है, तो देख लेते हैं किसमें सही है। तो ए बी डी हमारा शायद फोर्थ ऑप्शन में दिया था, तो ए बी डी हमारा राइट आंसर है, यानी फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठचर्या के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उनकी अनुशंसाएं नहीं है? तो उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो नहीं पूछा है, उपयुक्त उत्तर देखते हैं, नेगेटिव आंसर देना पड़ेगा। तो विज्ञान की संपत्तियों को वास्तविक जीवन अनुभव से जोड़ना पॉजिटिव हमारा है। सूचना परिभाषा एवं व्याख्यान सीधे देना। और सी ऑप्शन है, मैं विद्यार्थियों के लिए ऐसी स्थिति सृजित करना जिनमें वो अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, ये भी पॉजिटिव आंसर है। डी ऑप्शन है, अधिगम की विस्कृति करना और जहाँ तक हो सके पाठ्य पुस्तकों से दूर रहना। तो हमारा जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ ए बी या ए सी या ए बी डी या सी डी,
तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पाठ्य पुस्तकों से दूर रहना, निगेटिव पूछना है तो डी ऑप्शन निगेटिव है। और दूर पर सूचना प्रभाव एवं व्याख्याओं को सीधे देना, तो बी और डी हमारा निगेटिव आंसर है। तो बी और डी हमारा बी और डी जो है वो हमारा तीसरे आंसर में दिया हुआ है, यानी बी और डी हमारा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।